हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, केवल जमीन की रजिस्ट्री करने भर मात्र से ही आप उस जमीन के मालिक नहीं हो जाते और ना ही उस जमीन के पूरे हक आपको मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये कैसे है, आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में स्टार्टिंग में देखा कि जमीन की रजिस्ट्री करने भर मात्र से ही आप जमीन के मालिक नहीं हो जाते। हाँ, ये बात बिल्कुल पूर्णतः सही है, क्योंकि रजिस्ट्री करना और जमीन के मालिक होना दोनों डिफरेंट है। जमीन कि रजिस्ट्री होने से थोड़े मालिक या आधे मालिक तो आप बन सकते हैं, लेकिन पूरे मालिक आप तब तक नहीं कहलाएंगे जब तक आप उसका दाखिल खारिज नहीं ले लेते, क्योंकि जमीन का मालिकाना हक बहुत तरीके से चेंज हो जाता है और किस किस तरीके से उस पर क्या असर पड़ता है आपको पता भी नहीं, क्योंकि ज्यादा लोग जमीन खरीद फरोख्त का काम करते हैं और जमीन को लेके छोड़ देते हैं। उसको केवल रजिस्ट्री कराई और जमीन को लेके छोड़ दिया। वो सोचते हैं शायद हम उसके मालिक हो गए और आने वाले टाइम में हम उसे दूसरे को बेच देंगे, लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि इसमें कई दिक्कतें ऐसी हैं कि अगर कोई बंदा कोर्ट में जाता है तो आपको किस तरीके से फंसा सकता है। और जो कि जमीन आपने खरीदी है, यानी एक इंसान अगर जमीन खरीदता है तो अपने पूरे जिंदगी भर के पैसे जोड़ के कोई जमीन खरीदता है, और अगर वो जमीन उसके हाथ से निकल जाए तो आप समझ सकते हैं उसका दर्द क्या होगा। क्योंकि अगर वो जमीन उसके हाथ से जाती है तो वो पछता के रह जाएगा, सारे पैसे अदा भी कर देगा, सब पैसे चले भी गए, लेकिन उसके बावजूद भी उसे जमीन नहीं मिलेगी। और ये धोखाधड़ी का प्रोसेस आपके साथ कैसे हो सकता है, एक एग्जांपल की मदद से आपको समझाता हूं। दोस्तों, सपोज कीजिए आपने कोई जमीन खरीदी जिसके 4 मालिक थे, यानी आपने जिससे जमीन ली उस जमीन के ऑलरेडी 4 मालिक थे और पहले जो उन्होंने जिससे ली होगी उसके भी और मालिक होंगे। तो दोस्तों, आप सपोज कीजिए कि उन मालिक में से उसमें से कोई एक मालिक, उसको ये जमीन बेचने से प्रॉब्लम थी, लेकिन वो आपसे नहीं कह पाया क्योंकि बाकी 3 के प्रेशर में आके उसने आपको जमीन बेच दी। अब वो जमीन आपने केवल रजिस्ट्री कराई और उस जमीन को छोड़ दिया, लेकिन कुछ टाइम बाद जो मालिक पहले से ही खफा था जमीन का, वो उनके साथ नहीं रहना चाह रहा था। उसने कोर्ट में जाके पिटीशन दाखिल कर दी कि हम इस जमीन के खरीद फरोख्त में नहीं शामिल हैं और ना ही हमारी मर्जी के साथ ये काम किया गया है। तो आप कैसे साबित करेंगे कि आपने इनकी जमीन अपनी इनकी मर्जी से ली थी या इन्होंने ही आपको बेची है? क्योंकि जब मामला वाद विवाद में जाता है, केस फाइल हो जाता है, तो उसमें देखे जाते हैं प्रूफ, और उसमें सबसे अहम जो दस्तावेज है वो देखा जाता है जमीन का दाखिल खारिज। क्योंकि जमीन का दाखिल खारिज ही आपको असली मालिक का हकदार बनाता है और बताता है कि आप असली मालिक हैं। अगर इस तरीके से आपके साथ ये खेल हुआ या कोई केस दाखिल हो गया आपके खिलाफ, तो समझिए आपके जमीन के पेपर पे तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, क्योंकि वो जमीन तो घपले में पड़ जाएगी और उसको ये समझा जाएगा कि आपने मालिक के साथ धोखाधड़ी करी गई है, या फिर उस पर कोई केस चल रहा था और आपने धोखाधड़ी से उसकी जमीन खरीदी है। तो समझिए आप छोटी सी चीज से आप कितना बड़ा नुकसान कर सकते हैं अपना। यानी केवल एक दस्तावेज यानी दाखिल खारिज ना होने की वजह से वो पूरी जमीन आपके हाथ से कोर्ट केस के थ्रू निकल जाएगी और आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, अपने हाथ मल के रह जाएंगे। तो दोस्तों, आगे हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी कोई जमीन आपको लेना है या आपने ली है तो उसका महीने 2 महीने या 3 महीने बाद दाखिल खारिज जरूर करवा दें, क्योंकि दाखिल खारिज ही आपको असली मालिक होने का हक देता है या असली मालिक का हकदार बनाता है। उसके बाद आपको कोई इसमें नहीं टोक सकता कि आप इसके मालिक नहीं हैं। क्योंकि दाखिल खारिज होने का मतलब ये होता है कि नगर निगम के दस्तावेजों में प्रॉपर्टी का टाइटल चेंज हो जाना और प्रॉपर्टी का ओनर आपके नाम चढ़ जाना, यानी आप उस प्रॉपर्टी के प्रॉपर मालिक अब बन गए हैं दाखिल खारिज होने की वजह से। और ये इतना जरूरी होता है कि अगर आप समझिए कि अगर आपकी जमीन सरकारी कोई रास्ता बन रहा है, सरकारी रोड बन रही है, उसमें आपकी जमीन ली गई तो आपको मुआवजा तक नहीं मिलेगा अगर आपके पास दाखिल खारिज नहीं है। इसी तरीके से कुछ लोगों को सरकार द्वारा जो भी प्रॉपर्टी ली जाती है या फिर खरीदी जाती है उसका मुआवजा नहीं मिलता है। सब्सक्राइब।